हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो हमारा अगला टॉपिक है। लास्ट टॉपिक के दौरान हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्लांट में सक्सेशन होता है, किस तरह से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, और उससे पहले हमने बायोलॉजिकल पिरामिड देखे थे। तो ये सब देखने के बाद हम हमारा जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम में किस तरह से जो न्यूट्रिशन है वो ट्रांसफर होता है, किस तरह से जो न्यूट्रिशन है वो वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेकंड लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेट होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हमारा आज का टॉपिक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बहुत बहुत इजी टॉपिक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में पढ़ने में। तो 12th साइंस बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 हमारा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग तो आपको मैं बता दूं कि ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ग्रो होने के लिए एनर्जी न्यूट्रिएंट होनी चाहिए, एनर्जी और न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए। उसको रिप्रोडक्शन उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सके, उसकी जो 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन उसकी जो पॉसिबिलिटी है अर्थ पे वो ऐसे ही कांस्टेंट रहे। इसकी वजह से उसको रिप्रोडक्शन करना होता है, उसको ग्रो होना है, उसके बाद उसको रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन, बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन रेगुलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट उसको चाहिए। तो ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट की फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्यों न्यूट्रिएंट चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात की है। तो ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस, रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज अ कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा। अब बात ऐसी है कि किस तरह के न्यूट्रिएंट जो ऑर्गेनिज्म को जरूरी होते हैं। तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ऐसे बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए चाहिए। प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज द स्टैंडिंग स्टेट। जो हमारे न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में कोई स्पेसिफिक टाइम में पड़े हैं, मतलब इसको स्पेसिफिक टाइम में वहां पे प्रेजेंट है, तो उस टाइप के वहां पे जो वो जो कंडीशन है उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। न्यूट्रिएंट की कौन सी कंडीशन, स्टैंडिंग स्टेट। लाइक आपको मैं बता दूं कि ये सॉइल है, ठीक है, ये बहुत सारी सॉइल है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक टाइम है। उसके बाद यहाँ पे मैं रेड पार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो भी आपको रेड दिख रहा है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, ओके। बट वो स्पेसिफिक टाइम में सॉइल में रिजर्व है और प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। इस तरह की न्यूट्रिशन की कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। तो कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि स्टैंडिंग स्टेट मतलब क्या। स्टैंडिंग स्टेट की डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है, 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है। तो आपको ये याद रखना है कि न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में कोई स्पेसिफिक टाइम में ऐसे ही पड़े हुए हैं जो यूज नहीं हुए हैं, मतलब कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एक्सेट्रा जो सॉइल में होती है, तो सॉइल में होते हैं, प्लांट ने सक नहीं किया, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ने वो जो न्यूट्रिशन था वो सक नहीं किया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म था, वो जो न्यूट्रिशन था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, रिजर्व है। तो उस तरह की जो न्यूट्रिशन की कंडीशन है उसको हम स्टैंडिंग स्टेट कंडीशन बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में बात करें कि चलो ये स्टैंडिंग स्टेट में जो न्यूट्रिएंट पड़े हैं, तो अब ये सॉइल में से न्यूट्रिशन को एटमॉस्फेयर में जाना होगा, एटमॉस्फेयर में से फिर से
लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर से सॉइल में आएंगे, फिर से एटमॉस्फेयर में, मतलब एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म और ये सॉइल, इन सबके बीच में ये जो न्यूट्रिशन की साइकिलिंग प्रोसेस चलती है, मतलब ऑर्गेनिज्म टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू सॉइल, सॉइल टू ओशन, ओशन टू सॉइल फिर से। तो इस तरह से कुछ कंडीशन है, इस तरह की कुछ जो साइकिलिंग प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं वही साइकिल होते हैं। बायोकेमिकल साइकिल्स, न्यूट्रिएंट साइकिल का दूसरा नाम है बायोकेमिकल साइकिल। तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड जियो मतलब रॉक्स, एयर एंड वाटर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो नॉन लिविंग है लाइक रॉक्स मतलब पत्थर, एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, इन सब के बीच मतलब पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिएंट आता है, उसमें से फिर से रॉक में जाता है, एयर में जाता है, वाटर में मिलता है, उसके बाद फिर से एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है। मतलब इस तरह से कुछ साइकिल चलती रहती है। लाइक आपको बता दूं कि ये कोई प्लांट है, उसके बाद ये कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक पानी है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर में से न्यूट्रिशन प्लांट को मिलता है, प्लांट में से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को लेते हैं। ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाते हैं तो डिकम्पोज होके फिर से सॉइल में इकट्ठा होते हैं। सॉइल में से फिर से जो सॉइल में से फिर से जो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो लाइक कार्बन एंड गैसियस फॉर्म में जो न्यूट्रिशन है वो गैसियस फॉर्म के न्यूट्रिशन एयर में चले जाएंगे और सॉलिड फॉर्म में, सेडिमेंट फॉर्म में जो न्यूट्रिशन है फिर से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, सक करेगा। तो ये साइकिलिंग प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, वो ऐसे ही चलती रहती है। साइकिलिंग प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन की, वो ऐसे ही चलती रहती है। तो इसके डिपेंडिंग ए बायोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल दोनों वाइस वर्सा से। बायोकेमिकल साइकिल्स का मतलब भी न्यूट्रिएंट साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब भी बायोकेमिकल साइकिल है, मतलब दोनों सेम ही है। यहाँ पे बायो का मतलब और जियो का मतलब भी दिया गया है। उसके बाद टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोकेमिकल साइकिल। फर्स्ट इज गैसियस, गैसियस फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो साइकिल होते हैं। तो गैसियस फॉर्म में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? तो फर्स्ट नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन एंड नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म के न्यूट्रिएंट है। वो गैसियस फॉर्म के न्यूट्रिएंट्स है वो वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सॉइल, सॉइल टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू ट्री, ट्री टू फिर से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जो डेथ मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेथ हो जाएगा, फिर से वो डिकम्पोज हो गए आगे बढ़ेगा। तो गैसियस फॉर्म में है मतलब नाइट्रोजन और कार्बन। उसके बाद दूसरा टाइप से हमारा साइकिल का वो है सेडिमेंटरी। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है हमारा सेडिमेंटरी। तो सेडिमेंटरी की बात करें, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है सेडिमेंटरी, सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल है ना वो सेडिमेंटरी, मतलब सल्फर एंड फॉस्फोरस एयर में सर्कुलेट नहीं होते, ओनली एंड ओनली वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल में ही प्रेजेंट रहते हैं। मतलब गैसियस फॉर्म में नहीं है, गैसियस फॉर्म में नहीं है मतलब एयर सॉइल के पास स्टैंडिंग स्टेट में वो पड़े रहेंगे। स्टैंडिंग स्टेट में जो हमारे सल्फर और फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में रहेंगे, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकते। तो ये दो टाइप है साइकिल के, न्यूट्रिएंट साइकिल के दो टाइप्स है। फर्स्ट गैसियस, जिसके अंदर हमने गैसियस के अंदर हमने देखा कार्बन एंड नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं फिर से वापस आते हैं। और एज सेडिमेंटरी फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट है सल्फर और फॉस्फोरस वो एयर में मतलब एटमॉस्फेयर में वापस जाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉइल में रहते हैं। सॉइल में से प्लांट में, प्लांट में से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाते हैं, फिर से वो डिकम्पोज हो गए, फिर से वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट बाय न्यूट्रिएंट साइकिल, जो हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल है, चलो सेडिमेंटरी साइकिल है, गैसियस साइकिल है, सर आपने बता दिया कि ये हमारे एक प्लांट था, यहाँ पे एक प्लांट है, उसके बाद यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे एयर है। तो अगर गैसियस फॉर्म में होगा तो प्लांट टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू सॉइल, सॉइल टू एयर, एयर टू फिर से प्लांट, इस तरह से कुछ है जो गैसियस फॉर्म में जो
न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसफर रहेगी। उसके बाद हमारे जो सेडिमेंट्री फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट टू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू सॉइल, सॉइल टू फिर से प्लांट, इस तरह से कुछ ट्रांसपोर्टेशन, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो ये रेगुलेट, ये जो साइकिलिंग प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट जो साइकिलिंग होते हैं और रेगुलेट कौन करता है? हमारे कोई भी साइकिल हो, जैसे कि हम चलते हैं, लाइक हम बाइक चलाते हैं, हम एरोप्लेन उड़ाते हैं, हम साइकिल चलाते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, कम करने के लिए, ज्यादा करने की, कब जब अच्छी जगह पे हो तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, लाइक कोई ह्यूमन बीइंग रेगुलेट करता है। उसके रेगुलेट होने के लिए बाइक के अंदर, एरोप्लेन के अंदर ऐसी फैसिलिटीज होती है जिसके वजह से हम उसको रेगुलेट करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ज्यादा ऊंचाई पे उड़ा सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये हमारा जो साइकिल है उसको रेगुलेट करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो सारे, ये जो साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट साइकिल को रेगुलेट करते हैं? सॉइल, मॉइस्चर, पीएच एंड टेम्परेचर। ये फोर्थ मेन एनवायरनमेंट के फैक्टर है, ये जो इकोसिस्टम की जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हमारी बुक्स के अंदर इन न्यूट्रिएंट साइकिल में से एक गैसियस फॉर्म का जो न्यूट्रिएंट है, लाइक कार्बन, उसका एक साइकिल दिया गया है, और एक दूसरा हमारी बुक्स के अंदर जो सेडिमेंट्री फॉर्म का जो साइकिल है, फॉस्फोरस, उसका साइकिल दिया गया है। तो दो साइकिल हमें डिस्कस करना है कि स्पेसिफिकली अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो जनरली था सेडिमेंट्री के लिए और गैसियस के लिए, बट अब हम स्पेसिफिक जो इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल चलता है, मतलब कार्बन मतलब गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म का जो साइकिल है उसके अंदर कार्बन साइकिल आता है। तो कार्बन का जो ट्रांसपोर्टेशन, जो साइकिलिंग होता है वो किस तरह से होता है वो हमें देखना है फर्स्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट हमारा साइकिल इकोसिस्टम के अंदर कार्बन साइकिल। फर्स्ट हमारा साइकिल कार्बन साइकिल। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी के कंपोजिशन में 49% कार्बन हुआ है, मतलब उसकी बॉडी 49% कार्बन की बनी हुई है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमन बीइंग भी ले लिए, सबकी बॉडी है वो 49% कार्बन से बनी है। सारे सेल, सारे टिश्यूज, सारे दूसरे ऑर्गन्स बॉडी के, वो सारे कार्बन के बने हुए हैं, मतलब कार्बन की रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा हुई। उसके बाद 71% ऑफ कार्बन डिजोल्व इन ओशन। उसके बाद 71% जो कार्बन है वो ओशन में डिजोल्व होता है। जो ओशन मतलब हमारा जो समुद्र है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, पानी के साथ डिजोल्व हुआ है। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि दिस ओशियनिक रिजर्वर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब ये सबसे ज्यादा 71% ऑफ कार्बन जो ओशन में डिजोल्व है, 71% ऑफ जो कार्बन ओशन में डिजोल्व है, जब भी एटमॉस्फेयर को कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी तब कार्बन कहां से आएगा? ओशन में से आएगा। मतलब यहाँ पे लिखा है दिस ओशियनिक रिजर्वर, मतलब ओशन में जो रिजर्व हुआ जो कार्बन है वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो ओशन में से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा चला होगा तो फिर से वो ओशन में आ जाएगा। मतलब ओशन कार्बन का मेन सोर्स है, जहाँ पे कार्बन डिजोल्व है, रिजर्व रहता है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में 49% कार्बन ड्राई वेट में पड़ा हुआ है। ये इकोसिस्टम में कार्बन साइकिल के इंट्रोडक्शनरी पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन अबाउट 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन। ये भी हमें देखना है कि डिजोल्व जो कार्बन है ओशन में वो 71% है, तो एटमॉस्फेयर को कितना कार्बन चाहिए? जो कार्बन उसके लिए
हेल्पफुल हो और वो कार्बन सब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सक करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाता है। तो ओनली 1%, 1% कार्बन ही एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व होता है। कंटेंट मतलब 1% कार्बन ही प्रेजेंट है, मतलब अगर 1% से ज्यादा कार्बन हुआ तो फिर से रिजर्व हो जाएगा ओशन में, अगर कम हुआ तो ओशन में से फिर से वहां पे हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि एटमॉस्फेयर में ग्लोबल कार्बन की टोटल वॉल्यूम कितना है। जो ग्लोबल मतलब पूरी अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन का परसेंटेज, एटमॉस्फेयर मतलब एयर में ओनली 1% है, ओशन में 71%, ओशन में 71% डिजोल्व है, रिजर्व है। जब भी कार्बन एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है, ज्यादा होता है, तो इसकी हेल्प से ये जो रिजर्वेयर हमारे जो ओशन में रिजर्व कार्बन है उसकी हेल्प से वो रेगुलेट होता है। उसके बाद बात करें कि ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे 49% ऑफ ड्राई वेट के कार्बन से बने हुए हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा कार्बन साइकिल के अंदर टॉपिक है तो फॉसिल एंड फ्यूल। फॉसिल फ्यूल आल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वर ऑफ द कार्बन। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कार्बन को रिजर्व करते, स्टोर करते हैं। फर्स्ट तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए जो इसने 49% जो कार्बन था वो रिजर्व कर लिया है, क्योंकि उसकी बॉडी 49% कार्बन की बनी हुई है। उसके बाद हमारे जो फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेथ हो जाते हैं, डेथ होने के बाद ये 49% कार्बन है वो कहाँ पे चला जाएगा, सॉइल के साथ, मतलब इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ऐसे ही हमारे प्लांट, हमारे लीव्स, इन सब लिविंग ही है, लिविंग चीज है, उन सब में कार्बन होगा, वो सब कार्बन डिजोल्व होता है सॉइल में। तो फॉसिल फ्यूल है हमारा रिजर्वेयर रिजर्व रिजर्वेयर ऑफ द कार्बन, मतलब ये हमारा रिजर्वर है हमारे लिए। ये जो फॉसिल फ्यूल है वहां पे कार्बन रिजर्व रहता है। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रोट एटमॉस्फेयर, ओशन एंड थ्रोट लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। जो कार्बन साइकिल है काम किस तरह से चलता है, जैसे मैंने बात किया था, एटमॉस्फेयर में से ओशन में, ओशन में से लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो डेड हो जाते हैं, डेड मतलब फॉसिल फ्यूल हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वो डिकम्पोज हो गए, आधा कार्बन सॉइल में डिजोल्व होगा और गैसियस फॉर्म में है, इसलिए फिर से ये कार्बन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एटमॉस्फेयर में से फिर से ओशन में, एटमॉस्फेयर में से फिर से प्लांट में CO2 की हेल्प से एक्सेट्रा जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसकी हेल्प से प्लांट में आएगा, प्लांट में से लिविंग दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास आएगा, वहां से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो गए तब वो फिर से रिजर्व होगा, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होगा और फिर से वो एटमॉस्फेयर में और सॉइल में आएगा। तो इस तरह से कार्बन साइकिल चलती रहती है। इसके बाद हमारी बुक्स में दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। 4 × 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 4000 किलोग्राम से भी ज्यादा CO2 फिक्स होता है, कार्बन फिक्स होता है प्लांट में। कौन सी प्रोसेस के हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से। और एन्युअली मतलब एक साल में एक जो प्लांट होता है, एक साल में जो प्लांट है, मतलब पूरे अर्थ में जो प्लांट है, कोई एक प्लांट नहीं, पूरे अर्थ में जितने भी प्लांट है वो सारे प्लांट CO2 को फिक्स करते हैं अपनी बॉडी में, हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम 11th में याद करें, 11th स्टैंडर्ड में हमने जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी तब हमें पता था कि जब CO2 एंटर होगा, मतलब कार्बन RUBP रिब्यूलोज बाय फॉस्फेट 5 कार्बन वाला एक सब्सटेंस था RUBP, जो कार्बन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर में से, और इसकी हेल्प से RUBP जो कार्बन को फिक्स करता है और इसकी हेल्प से जो CO2 है वो प्लांट में फिक्स होता है, कार्बन फिक्स होता है और इसकी वजह से O2 है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। मतलब वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वन टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन है वो RUBP की हेल्प से प्लांट में, मतलब एन्युअली
4 इंटू 10.3 किलोग्राम जितना जो कार्बन है, ये हमें याद रखना है कि एनुअली फोटोसिंथेटिकली कितना कार्बन फिक्स होता है एनुअली प्लांट के अंदर। तो 4 into 10 to 3 10 into to 3 kilogram CO2 fix. Return carbon to atmosphere as a CO2 through the respiration activity of the producer and consumers. अब चलो, ये जो फोटोसिंथेटिकली प्लांट के अंदर एक कार्बन फिक्स हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये आरयूबीपी ने कार्बन को फिक्स कर दिया है, तो ऐसे कार्बन हर साल फिक्स होता रहेगा, तो नया कार्बन कहाँ से आएगा? नया किसी तरह से नहीं आता। जो एक कार्बन है, एक कार्बन की जो प्रोडक्ट फोटोसिंथेटिकली जो प्लांट के अंदर बनी है, फोटोसिंथेसिस होता है, साथ साथ में रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस होती है। उन दौरान प्लांट होते हैं वो रात के टाइम नाइट के अंदर CO2 रिलीज करते हैं और A2O2 को बॉडी के अंदर प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये प्लांट के अंदर जो CO2 फिक्स हुआ है, कार्बन फिक्स हुआ है, वो रेस्पिरेशन की हेल्प से, उसके बाद प्लांट को कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर उसको खाएगा उसकी हेल्प से, और जो प्रोड्यूसर है उसको जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। तब एक कार्बन 1 लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट होता रहता है। मतलब फिक्स हुआ कार्बन ऐसे फिक्स नहीं रहता, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर ट्रांसफर होता है। रेस्पिरेशन के दौरान भी ये जो कार्बन है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये मेन पॉइंट है हमारे। उसके बाद जो कार्बन है वो फिक्स हुआ कार्बन, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर और रेस्पिरेशन एक्टिविटी तो हमने मान ली कि उसकी हेल्प से साइक्लिंग होता रहेगा। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके हेल्प से जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट होता है? तो बर्निंग ऑफ वुड, आप कोई लकड़ी जलाते हैं तो उसके अंदर से ब्लैक धुआं निकलता है। ब्लैक धुआं मतलब उसके अंदर जितना भी कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। जो फिक्स कार्बन था जिसको कोई कंज्यूमर शक नहीं कर सका, बचा कुचा जो कार्बन था वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। बर्निंग ऑफ वुड। उसके बाद फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में जब जंगल में आग लगती है तब भी प्लांट के पास जितना कार्बन होगा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। कॉम्बिशन, कॉम्बिशन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसके वजह से जो कार्बन है वो कार्बन एटमॉस्फेयर टू सॉरी प्लांट टू एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। कॉम्बिशन मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी क्वेश्चन होता कि सर कॉम्बिशन, फॉरेस्ट फायर मतलब तो हम समझ गए, बर्निंग ऑफ फूड मतलब समझ गए, मतलब कॉम्बिशन मतलब नहीं समझ में आया। कॉम्बिशन मतलब ऐसे जो केमिकल्स, ऐसे लिक्विड्स जिसके पास कार्बन कंटेंट है, जिसके पास लाइक हमारी लैब के अंदर हम कोई केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई वर्क कर रहे हैं तो उस केमिकल्स के अंदर कार्बन का कंटेंट है। तो जब भी आप इस कार्बन कंटेंट वाले लिक्विड को, लाइक पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, इन सब के अंदर कार्बन का कंपोजिशन रहता है। तो इन सब को आप यूज करेंगे। लाइक आप पेट्रोल से बाइक चलाते हैं तो धुआं निकलता है, वो धुआं कार्बन का निकलता है, कार्बन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिशन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब भी आपको नहीं समझ में आएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब जब आ, आ, हमारी हमारी जो अर्थ है, अर्थक्वेक के दौरान जो अर्थ फटती है वह टूट जाती है और उसमें से बहुत सारे जो पहाड़ पत्थर बनते हैं, लाइक उसको हमने नाम दिया है लावा, उसको हम बोलते हैं लावा। जब सॉइल में से लावा निकलती है, वो लावा मतलब सॉइल के पास जो रिजर्व कार्बन था वो इस लावा की हेल्प से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मतलब ये साइकिलिंग प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं रहती, ये साइकिलिंग प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे लिखा है ये सारी प्रोसेस, बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कॉम्बिशन, वोल्केनिक एक्टिविटी, हेल्पिंग रिटर्न CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर, ये सारी प्रोसेस CO2 को एटमॉस्फेयर में पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी हैव अ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। जो कार्बन साइकिल है उसमें ह्यूमन की एक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत सारे फैक्ट्रीज चलाता है, बहुत सारी बाइक चलाता है, उसमें से जो कार्बन है, हमने देखा था कि ग्लोबल कार्बन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में 1% रहना चाहिए, लेकिन ये 1% से ज्यादा हो जाएगा तो गर्मी हमें ज्यादा लगने लगेगी। तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होती है। उसको हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर पढ़ेगी कि अगर एटमॉस्फेयर में 1% से ज्यादा कार्बन बढ़ गया, और ऑफिशियली बढ़ने वाला है क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर होता है, कॉम्बिशन होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। वॉल्केनिक एक्टिविटी तो नेचर है, फॉरेस्ट फायर भी नेचर है, लेकिन बर्निंग ऑफ वुड और कॉम्बिशन मतलब बाइक चलाना, उसके बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज चलाना जिसके अंदर धुआं निकलता है, सारे धुएं के अंदर CO2 होता है, कार्बन होता है, वो एटमॉस्फेयर में जाता है। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन होता है उसका जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, कार्बन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, कार्बन का लेवल हाई हो जाता है। तो ये भी हमारे लिए जो कार्बन साइकिल है उसको इफेक्ट करता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो उसकी नेचुरल रेगुलेशन थी उसमें इफेक्ट हुई। तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होती है, वो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल की पूरी यहाँ पे थियरी जो भी मैंने बताया, गैसियस, सेडिमेंट्री, न्यूट्रिएंट साइकिल, स्टैंडिंग स्टेट, बायोकेमिकल्स, जो न्यूट्रिएंट साइकिल को दूसरा नाम बायोकेमिकल्स, उसका मतलब यहाँ पे इमेजेस भी दिए है कि CO2 इन एटमॉस्फेयर किस किस की हेल्प से आता है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, डेंट्राइट्स, फूड चेन, ऑयल एंड गैस, कॉइल्स, उसके बाद ऑर्गेनिक सेडिमेंट, प्लैंकटन, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, एक्वेटिक फूड चेन, CO2 इन वाटर, डेंसिटी ऑर्गेनिज्म। मतलब जो साइकिल है, मतलब CO2 की जो साइकिल है वो बहुत सारे ऑप्शंस की हेल्प से चली जाती है। तो ये इकोसिस्टम है, उसके अंदर एक कार्बन साइकिल यहाँ तक हमारा पूरा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी भी साइकिल दी है, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से CO2 फिक्स होता है। उसके बाद वो CO2 ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाता है, फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल की हेल्प से वो स्टोर होता है। उसके बाद वो प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, उसकी हेल्प से फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अगर वहां पे नहीं गया तो हमने देखा कि हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके धुएं की हेल्प से भी, फैक्ट्री के धुएं की हेल्प से भी ये जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से पूरी जो CO2 की साइकिल है वो चलती रहती है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी इमेज दी है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके इसके लिए। कार्बन साइकिल की जो सनलाइट है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिकली जो कार्बन फिक्स होता है, उस कार्बन को जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको ये जो गोट है वो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर इस प्लांट को खाएगी, उसकी बॉडी के अंदर आएगा, वो रेस्पिरेशन करेगी, तब कार्बन रिमूव होगा। उसके बाद जब प्लांट रेस्पिरेशन करेगी तब भी ये कार्बन रिमूव होगा। उसके बाद रूट रेस्पिरेशन और फैक्ट्री इमिशन होगा, तब भी ये कार्बन एटमॉस्फेयर के पास चला जाएगा। उसके बाद डेड ऑर्गेनिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म था वो पूरा ऑर्गेनिज्म 49% उसकी बॉडी कार्बन की बनी थी, वो पूरा कार्बन सॉइल के अंदर चला गया और वो कन्वर्ट हो गया फॉसिल फ्यूल के अंदर, इसके पास भी कार्बन रहता है। अब इस कार्बन को, फॉसिल फ्यूल को हम यूज करेंगे हमारी बाइक चलाने, उसके बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर ये फ्यूल यूज करेंगे, तब ये कार्बन फिर से क्या चला जाएगा, एटमॉस्फेयर के पास चला जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में फिर से फोटोसिंथेटिकली कार्बन फिक्स होता है। तो इस तरह से जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो ये बहुत इजी साइकिल है। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट साइकिल है, वो है फॉस्फोरस साइकिल, वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। आज यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच।